दोस्तों जरा मुझे देखिए, थोड़ा गौर से देखिए, चाहो तो जूम करके देख सकते हो। यहाँ आपको मैं यानी कि कौशिक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, पर क्या यहाँ पर सिर्फ मैं ही खड़ा हूँ? अब अगर आपका जवाब हाँ है तो आज आप दुनिया को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने वाले हो। दोस्तों मेरे चेहरे पर अभी 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा माइक्रोब्स मौजूद है। फिर चाहे आप डव से चेहरा धो लो या फिर नॉर्मल साबुन से, हर इंसान के फेस की यही स्टोरी होती है। चाहे कितना भी कोलगेट से ब्रश कर लो, आपके मुंह में 2000 करोड़ से भी ज्यादा माइक्रोब्स मौजूद रहते हैं और आपकी पूरी बॉडी में 39 लाख करोड़ माइक्रोब्स आपके साथ सांस ले रहे हैं। अब ये सारे माइक्रोब्स भी आपकी तरह जीव ही है और आपके साथ ही जी रहे हैं। नाउ आई गेस अब आपको लोनलीनेस फील तो नहीं हो रहा होगा, राइट? अब जरा एक बार फिर से मुझ पर फोकस करो। मैं सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हूँ। मेरी बॉडी के अंदर 78 ऑर्गन्स प्रेजेंट है। इनमें से हर एक ऑर्गन टिश्यूज का बना हुआ होता है। अब ये टिश्यूज बेसिकली सेल्स के ग्रुप होते हैं। अब सेल्स को ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, पर सेल्स भी किसी न किसी चीज के तो बने ही होते हैं, राइट? और वो चीज होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। अब इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को भी थोड़ा सिंपल करें तो ये एटम्स से बनते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि एटम्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही क्वार्क्स के बने हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन खुद एक पार्टिकल होता है। अब थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस एटम्स पर चलते हैं। हमारी बॉडी में करीब 37 लाख करोड़ सेल्स होते हैं और इनको बनाने वाले एटम्स की संख्या है 7 ऑक्टिलियन। अब क्या आप जानते हो कि 1 ऑक्टिलियन कितना बड़ा नंबर है? वेल, एक के बाद जब 27 बार जीरोस लिखेंगे तब जाके एक ऑक्टिलियन बनता है। मतलब आप और मैं सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है। हम इंसान को 7 ऑक्टिलियन पीसेस से बनी हुई एक जिगसॉ पजल भी कह सकते हैं। वेल, कहने का मतलब यह है कि हम इंसान अपने आसपास की दुनिया को माइक्रोस्कोप की नजर से देखते हैं तो इसके रिजल्ट माइंड ब्लोइंग होते हैं। हमारे सेल्स लगातार रीजेनरेट होते रहते हैं और पुराने सेल्स डिस्ट्रॉय होकर रिप्लेस कर दिए जाते हैं। हर दिन करीब 33,000 कोशिकाएं हमारी बॉडी में रिप्लेस हो रही होती है। मतलब पुरानी सेल्स की मौत हो जाती है और नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। पर मेरे दोस्त, यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या वो जिन एटम से बने हुए होते हैं वो फिर से जन्म लेती है? वेल, जवाब है नहीं। एक एटम किसी भी एलिमेंट की वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकती है। मतलब अगर आयरन का एक टुकड़ा मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है तो आयरन का एक एटम भी सेम प्रॉपर्टीज को ही शो करेगा। अब दोस्तों, एटम्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं स्टेबल एटम्स जिनका नेट चार्ज 0 होता है, और एक होते हैं अनस्टेबल एटम्स जिनका कुछ न कुछ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ होता है। अब ये तो आपने केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ा ही होगा, पर क्या आपको इनके अंत की कहानी पता है? वेल, पार्टिकल फिजिक्स में प्रोटॉन डीके का एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। हाइपोथेटिकल इसीलिए क्योंकि वैज्ञानिक नहीं जानते कि ये सही है या नहीं। अब इस हाइपोथेसिस के अनुसार एक समय ऐसा आता है जब प्रोटॉन्स लाइटर पार्टिकल्स जैसे कि पॉजिट्रॉन्स और पायोन्स में टूटकर खत्म हो जाते हैं। पर जानते हो ये समय कब आएगा? वेल, आज से 1 × 10⁻34 ईयर्स के बाद। मतलब एक के बाद 34 जीरो लगा दो इतने सालों के बाद, या फिर शायद उससे भी ज्यादा समय लगता हो। अब हमारे यूनिवर्स की करंट एज करीब 1380 करोड़ साल है। मतलब एक के बाद सिर्फ 11 ही जीरोस है, यानी कि हम स्टेबल एटम को इटर्नल या अनंत कह सकते हैं। मतलब कि ये अमर होते हैं। पर एक चीज अमर नहीं होती और वो है हमारा स्मार्टफोन। दोस्तों, हमारी एप्स, फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, हर चीज से हम बहुत कनेक्ट हो जाते हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नाउ इमेजिन करो कि आप न्यू फोन ले लेते हो, मे बी एंड्रॉइड से आईफोन पर शिफ्ट करते हो, तो पुराने फोन से नए फोन में इतना सारा डेटा ट्रांसफर करने में हालत पतली हो जाती है, राइट? और बाद में पता चलता है कि व्हाट्सएप चैट्स तो डिलीट करनी पड़ेंगी। मतलब भाई, आपने कभी ना कभी ये ट्रेजेडी जरूर एक्सपीरियंस की होगी। अब इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन है वंडरशेयर मोबाइल ट्रांस। अब एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन, आप अपने ओल्ड डिवाइस के सारे डेटा को चुटकियों में ट्रांसफर कर सकते हो। इस पर 18 से भी ज्यादा फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड है, तो आप अपना व्हाट्सएप डेटा, बैकअप, यहाँ तक कि अपनी म्यूजिक प्लेलिस्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। बस आपको इंस्टॉल करना है वंडरशेयर मोबाइल ट्रांस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। नाउ सिलेक्ट द ओल्ड और न्यू डिवाइस, स्कैन द अदर फोन टू पेयर, सिलेक्ट द फाइल्स टू ट्रांसफर एंड डन। और फिलहाल दोस्तों, ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही है।
मतलब अभी डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा अप टू 40% डिस्काउंट। तो भाइयों अभी जाकर डाउनलोड कर लो, हर टेकी इंसान के लिए मस्ट हैव चीज है। अब इससे पहले कि आप वंडरशेयर मोबाइल ट्रांस को डाउनलोड करके डेटा ट्रांसफर करने लग जाओ, जरा इस वाले पॉइंट को इमेजिन कीजिए। दोस्तों आप उन एटम से बने हुए हो जो कभी नहीं मरते, यानी कि आपके मरने के बाद जब ये जिगसॉ पजल टूट जाएगी उसके बाद भी ये एटम्स जिंदा रहेंगे और इनके साथ जिंदा रहेगा आपका अस्तित्व। अब दोस्तों फ्यूचर के बाद अब मैं आपको पास्ट की स्टोरी सुनाता हूँ। दरअसल आपकी बॉडी जिन एटम्स की बनी हुई है उनका जन्म आपके साथ नहीं हुआ था, बल्कि वो यूनिवर्स में आपसे भी काफी साल पहले से प्रेजेंट थे। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की केमिकल कॉम्पोजिशन को डिकोड करें तो ये 99% सिर्फ 4 एलिमेंट से ही बनी हुई होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जानते हो कहां से आई है? हाइड्रोजन का फॉर्मेशन खुद बिग बैंग के दौरान ही हुआ था और बाकी के सारे एलिमेंट्स एंशिएंट स्टार्स के सुपर हॉट कोर्स में बने हैं। दरअसल जब इन स्टार्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तब ये एटम्स पूरे यूनिवर्स में फैल गए और अरबों सालों के बाद इन्होंने एक साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाई जिसे हम इंसान कहते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप मुझे ये बताओ कि आप कितने साल के हो, 10, 20, 30 या फिर 40? क्योंकि मेरे दोस्त एटॉमिक लेवल पर आपका जन्म बिग बैंग के साथ ही हो गया था, यानी कि आप और मैं हर कोई 1380 करोड़ साल पुराने हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको शॉक कर रहा होगा, पर यही हमारे यूनिवर्स की सच्चाई है। अब एटम से जुड़ा ऐसा ही एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है इसका एम्प्टी स्पेस। दोस्तों स्कूल में आपने एटम का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा और यार यूट्यूब पे आकर आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसके अंदर 99.9999% तो एम्प्टी स्पेस ही होता है। पर इस एम्प्टी स्पेस के असल मायने आज मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों जब बात एटम के स्ट्रक्चर की आती है तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम याद आता है, राइट? इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं। इस मॉडल को साल 1913 में नील्स बोर और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। अब इसमें एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल सोलर सिस्टम जैसा है, बीच में एक सूरज या न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर प्लैनेट्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं। पर दोस्तों ये एटम का रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, इनफैक्ट ये रियल स्ट्रक्चर से कोसों दूर है। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि एटम को हम एक पेपर पर बना ही नहीं सकते। एटम की साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है, पर जिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से ये बनते हैं वो तो उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। अब अगर एग्जाम्पल के लिए हम एक क्रिकेट स्टेडियम को एटम मान ले तो उसका न्यूक्लियस जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बनता है वो स्टेडियम के बीच रखे एक कंचे की साइज का होगा। अब इसमें थोड़ी सी जगह इलेक्ट्रॉन्स की भी मान लो और बाकी 99.9999% स्पेस बिल्कुल खाली पड़ा है। पर मेरे दोस्त ट्विस्ट यहीं पर आता है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमें जो दिखता है दुनिया वैसी नहीं चलती। यहाँ न्यूटन और गैलीलियो के 17th सेंचुरी वाले लॉज काम नहीं करते। इस क्वांटम दुनिया में क्लासिकल फिजिक्स फेल है, यहाँ काम करती है क्वांटम फिजिक्स। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बोर मॉडल के इस डायग्राम में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते इलेक्ट्रॉन को स्पॉट करो तो आप कहोगे देखो ये रहा। इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन खोजना कितना सिंपल है ना, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। दरअसल क्वांटम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन एक वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन यानी कि किसी आइसोलेटेड क्वांटम सिस्टम में क्वांटम स्टेट की मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एटम की कोई स्पेसिफिक पोजीशन बता पाना इतना आसान नहीं है। ये लिटरली उस 99.9999% एम्प्टी स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है। दरअसल इलेक्ट्रॉन्स सोलर सिस्टम में फैली सोलर फ्लेयर्स और डस्ट पार्टिकल्स जैसे होते हैं जो हर जगह देखने को मिल जाती है। नाउ इन दैट सेंस हम एटम को 99.9999% खाली नहीं कह सकते, पर अगर हम यहाँ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर ले तो कहानी फिर से ट्रैक पर आ जाती है। एक प्रोटॉन का मास 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम होता है और वहीं न्यूट्रॉन का मास 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, जो कि प्रोटॉन से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है। लेकिन मेरे दोस्त इनके कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन का मास 1800 गुना ज्यादा कम होता है। अब दोस्तों न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एटम के सेंटर में होता है।
ये न्यूक्लियस ही एटम का 99.9999% मास ऑक्यूपाई किए हुए होता है और बाकी का बचा हुआ मास इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अब इसे थोड़ा ब्रॉडर सेंस में इमेजिन कीजिए, वो न्यूक्लियस जो कंप्लीट एटम का 0.00001% ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वहां पर 99.9999% मास कंसंट्रेटेड है और बाकी के 99.9999% स्पेस में मुश्किल से 0.0001% मास है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का है। अब जरा इसे अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर करो। सोलर सिस्टम का सूरज इसके टोटल मास का 99.86% है और बाकी के 0.14% में सोलर सिस्टम की सारी दूसरी चीजें मौजूद है। जबकि साइज वाइज देखा जाए तो सूरज का डायामीटर करीब 14 लाख किलोमीटर्स का है और पूरा सोलर सिस्टम करीब 0.8 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इन शॉर्ट, हमारा सोलर सिस्टम भी एक तरह से एटम का ही माइक्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन है। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और सोलर सिस्टम गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करता है। गैलेक्सीज गैलेक्सी क्लस्टर्स को बनाती है और मॉलिक्यूल्स टिश्यूज को। एक सुपर क्लस्टर में कई गैलेक्सी क्लस्टर्स होते हैं और एक ऑर्गन में कई सारी टिश्यूज होती है और ये सुपर क्लस्टर्स यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं और सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी अपने आप में एक यूनिवर्स है और हम सभी मिलकर एक वर्चुअल मेटावर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यूनिवर्स काफी अजीब सी जगह है और फिजिक्स के लॉज इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब एक ऐसी ही वीडियो आपके लिए ये रही। इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई के बटन पर जरूर क्लिक करना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारा वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।